सच कहूँ अगर ये 5 अवॉइडेबल मिस्टेक्स मुझे पहले पता होती तो आज मेरी वेल्थ जस्ट डबल होती। मैं हूँ नवनीत, एक आईटी प्रोफेशनल और 9 टू 5 इन्वेस्टर। आप देख रहे हैं जीरो टू स्मार्ट इन्वेस्टर सीरीज का एपिसोड नंबर 3। आज की वीडियो में मैं शेयर कर रहा हूँ वो 5 मिस्टेक्स जो मैंने अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में करी हैं दोस्तों, और उन गलतियों को आपको रिपीट नहीं करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मिस्टेक नंबर 1 के साथ। पहली मिस्टेक थी कैश फ्लो समझे बिना इन्वेस्ट करना। तो दोस्तों मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेरा कितना मंथली एक्सपेंस है, मेरा मंथली एक्सपेंस कहाँ-कहाँ होता है, बट वो समझे बिना ही मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी। कभी एसआईपी चली जाती थी, कभी एसआईपी बाउंस हो जाती थी और कभी मैं खुद ही स्किप कर देता था। एक सिंपल रूल याद रखिए, एसआईपी ब्रेक इक्वल टू कंपाउंडिंग ब्रेक। एज ए बिगिनर इन्वेस्टर आपको ये याद रखना है कि अगर आपकी एसआईपी ब्रेक हुई तो कंपाउंडिंग ब्रेक होती है, और अगर कंपाउंडिंग ब्रेक होती है तो कितना लॉस होता है ये मैं एक अगले वाले वीडियो में, कंपाउंडिंग का जो मास्टर क्लास है उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए बस इतना याद रखिए कि एसआईपी ब्रेक इक्वल टू कंपाउंडिंग ब्रेक। एक टाइम पे 3 इमरजेंसी आई, मैंने सारी एसआईपी कुछ महीनों के लिए स्किप कर दी। एक बार एसआईपी स्किप होती है, उसको रिस्टार्ट करना, उस हैबिट को रिस्टार्ट करना बहुत ही मुश्किल काम है। इस मिस्टेक से लेसन क्या मिला? अगर आपको कैश फ्लो क्लियर नहीं है तो इन्वेस्टिंग भी सस्टेनेबल नहीं हो। सेकेंड मिस्टेक क्या थी? इमरजेंसी फंड के बिना मैंने इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी, या मैं ये कहूँ कि मैंने इमरजेंसी फंड बनाने से पहले अपनी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी। दोस्तों ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। एक बार आपने एसआईपी स्टार्ट कर दिया तो पर्पस या गोल ये होना चाहिए कि एसआईपी कंटिन्यू रखे, वो ब्रेक ना हो। लेकिन दोस्तों जैसे ही मैंने एसआईपी स्टार्ट करी, कुछ महीनों में या कुछ सालों में मेरे पास कई सारी मेडिकल इमरजेंसी आई। जैसे ही फैमिली में इमरजेंसी आती है, सबसे पहले आप एसआईपी ब्रेक कर देते हो। किसी मंथ मेडिकल बिल, किसी मंथ फैमिली इमरजेंसी, हर बार एसआईपी ब्रेक। आपको कभी भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं करना है जब तक आपका इमरजेंसी फंड रेडी ना हो। इमरजेंसी फंड क्या होता है, कितना इमरजेंसी फंड होना चाहिए, कहाँ पे आपको इमरजेंसी फंड पार्क करना चाहिए, उसके लिए एक मैं डिटेल्ड वीडियो बना रहा हूँ, जल्दी ही अपलोड करूँगा, आप उसमें समझिएगा। अभी के लिए आपको बस इतना याद रखना है कि इन्वेस्टिंग आपको स्टार्ट नहीं करनी है जब तक आपका इमरजेंसी फंड रेडी ना हो। तो दोस्तों जब एसआईपी पॉज होती है ना, तो डिसिप्लिन चला जाता है। तीसरी गलती क्या थी? रॉन्ग एसेट अलोकेशन। तो दोस्तों सब एक और बहुत बड़ी गलती जो मैंने करी, हाई रिटर्न्स के पीछे भागने का चक्कर में मैंने जितना भी पैसा था स्टार्टिंग में वो सारा एक ही इक्विटी में लगा दिया। डाइवर्सिफिकेशन नाम की जो एक बात होती है वो मैंने फॉलो ही नहीं किया। तो दोस्तों जब आपने सारा कुछ इक्विटी में लगा दिया और जैसे ही आपकी मार्केट -10% पे गई या कभी हुआ, पोर्टफोलियो आपका 5% या 10% निगेटिव गया, आप पैनिक करते हैं। और जैसे ही पैनिक करते हैं, आप सबसे पहले क्या करते हैं? एसआईपी को बंद कर देते हैं। आप ये सोचते हैं जब मार्केट फिर से वापस होगी, जब मार्केट फिर से अपने ट्रैक पे आ जाएगी तो मैं फिर से एसआईपी स्टार्ट कर दूंगा। ये एक सबसे बड़ी गलती है दोस्तों, ये गलती कभी भी रिपीट नहीं करनी है। इसको हम कहते हैं कि वी आर ट्राइंग टू टाइम द मार्केट। कभी भी हम लोग मार्केट को टाइम नहीं कर सकते। हम लोग क्या, कोई भी मार्केट को टाइम नहीं किया जा सकता। कभी भी उसका टॉप और बॉटम बन सकता है। कोई भी एग्जैक्टली ये नहीं बता सकता कि कब मार्केट का टॉप है, कब मार्केट का बॉटम है। अगर इन मिस्टेक्स के बारे में मुझे पहले पता होता तो शायद मैं ये मिस्टेक्स नहीं करता। ये सच है दोस्तों, जब आपका सारा इन्वेस्टमेंट एक ही एसेट में होता है तो रिस्क मैक्सिमम होता है। और लर्निंग क्या थी इससे? कि एसेट एलोकेशन डिसाइड योर रिटर्न, नॉट म्यूचुअल फंड ने। तो इससे फॉर्मूला क्या है? ग्रोथ प्लस स्टेबिलिटी इक्वल टू स्मार्ट पोर्टफोलियो। तो ये दिस इज द फॉर्मूला, ग्रोथ प्लस स्टेबिलिटी इक्वल टू स्मार्ट पोर्टफोलियो। चौथी मिस्टेक क्या थी? लास्ट ईयर के परफॉर्मेंस के ऊपर जाना। तो दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि फंड के नाम पे नहीं, फंड के लॉजिक पे जाना है। आप वो यहीं से रिलेट होती है कि आपको इन्वेस्ट कहाँ करना है। ये रिटर्न्स की परसेंटेज, रिटर्न से नहीं पता होना चाहिए कि आपको किस म्यूचुअल फंड में करना है। म्यूचुअल फंड में एक चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, जस्ट लाइक एफडी, रिकरिंग डिपॉजिट, यहाँ पे रिटर्न्स मैटर नहीं करते। यहाँ पे फंड का कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस मैटर करता है। एक फंड जो लास्ट ईयर टॉप परफॉर्मर था वो अगले साल का लूजर भी हो सकता है, तो वो मिस्टेक आपको नहीं करनी। तो दोस्तों मैं एक जो ऐप यूज करता था इन्वेस्टमेंट के लिए, मैं उसमें मैंने, जैसे मैंने बोला, मैं डेली या हर दूसरे दिन ट्रैक करता था अपने पोर्टफोलियो को। तो मैंने जैसे देखा कि कोई एक म्यूचुअल फंड है जो लास्ट ईयर उसने हाई रिटर्न दिया है एज कम्पेयर टू मेरा जो म्यूचुअल फंड है जिसमें मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो मैं उसको स्विच कर देता था, जो कभी नहीं करना चाहिए।
म्यूचुअल फंड्स के केस में कभी भी रिटर्न्स डिसाइड नहीं करता कि वो म्यूचुअल फंड अच्छा है या खराब। म्यूचुअल फंड का लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस कैसा है, दैट इज द बिगेस्ट पैरामीटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स टू डिसाइड म्यूचुअल फंड अच्छा है कि नहीं है। तो इससे लर्निंग क्या थी दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स, एक ऐसा म्यूचुअल फंड जिसने लास्ट ईयर 25% का रिटर्न दिया है, वो अगले साल माइनस का 5% रिटर्न भी दे सकता है। तो रिटर्न्स रिटर्न्स का जो प्रोसेस है वो म्यूचुअल फंड और बाकी इन्वेस्टमेंट में अलग है। तो म्यूचुअल फंड में हमें रिटर्न्स के पीछे नहीं भगना है। तो इससे अपनी फोर्थ मिस्टेक से क्या लर्निंग मिलती है, लास्ट ईयर का विनर नेक्स्ट ईयर का लूजर हो सकता है। म्यूचुअल फंड के केस में एसेट एलोकेशन, रिस्क प्रोफाइल वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिटर्न्स के कंपैरिजन में। तो पांचवी मिस्टेक थी गिरते मार्केट में इन्वेस्टमेंट पॉज कर देना। तो दोस्तों एक कहावत है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, एक अच्छी कंपनी और अच्छा भाव कभी बुल मार्केट में नहीं मिलेगा। एक अच्छी कंपनी का अच्छा भाव हमेशा डाउन मार्केट में ही मिलेगा। बुल और बियर क्या होता है, मैं जब स्टॉक की वीडियोस कवर करूंगा मैं आपको समझाऊंगा। अभी के लिए आपको याद रखना है अभी कि एक अच्छी कंपनी, एक अच्छा स्टॉक का प्राइस अच्छा क्या होता है, जब वो कम दाम में मिले आप। तो एक स्टॉक का प्राइस कम कब मिलेगा आपको, बियर मार्केट में, बुल में कभी नहीं मिलेगा। तो बियर मार्केट में आपको उतने ही अमाउंट में उस म्यूचुअल फंड की ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगी एज कम्पेयर टू जब बुल मार्केट चल रही होगी, उतने ही पैसे में आपको कम यूनिट मिलेंगे। गिरते मार्केट में आप पैनिक करते हैं और आप एसआईपी बंद कर देते हैं, जो आपको कभी नहीं करना चाहिए। उसका लॉजिक समझिए आप, जब मार्केट गिरेगा तो एनएवी कम होगा। एनएवी को अभी के लिए आप ऐसे समझिए, पर यूनिट कॉस्ट। ओके, तो जब मार्केट क्रैश होता है तो आपके एसआईपी अमाउंट जो आपकी कटती है उसमें आपको ज़्यादा यूनिट मिलती हैं, और जब मार्केट अप होता है तब उसी अमाउंट में आपको कम यूनिट मिलती हैं। तो आपको हमेशा ही अपने आप को ये मोटिवेटेड रखना है, मार्केट नीचे आते ही, मार्केट क्रैश होते समय आपको घबराना नहीं है, आपको एसआईपी चलते रहने देना है, क्योंकि वही एक अच्छा टाइम होता है एसआईपी को इवन बढ़ाने के लिए। आपको एसआईपी बंद करने की बजाय करना क्या चाहिए, टॉपअप करना चाहिए। अगर आपकी 2000 की एसआईपी जाती है, अगर आपका आपका अकाउंट, आपको आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन आपको अगर अफोर्ड करती है, तो आप उस टाइम पे आप उसको टॉपअप करिए, वन टाइम पेमेंट करिए हर दूसरे महीने या 5वें महीने में। वो आपको फ़ायदा करेगा। क्यों? क्योंकि आप एक ज़्यादा यूनिट कम प्राइस में आपको मिल रही। कोविड का टाइम एक हार्श रियलिटी है, वो एक अच्छा एग्जाम्पल है इस केस में। मैं काफ़ी पहले से इन्वेस्टेड हूँ और कोविड के टाइम पे जैसे ही मार्केट गिरा, उस समय मैंने कई सारे एसआईपीज़ को बंद कर दिया। उससे क्योंकि वो पैनिक हुआ, वहाँ पे जैसे ही पोर्टफोलियो मुझे दिखा -12 है, -15%, मैंने अपना कई सारी एसआईपी क्लोज़ कर दी। तो लेकिन बाद में पता चला, जब ये समझ आया कि वो एक टाइम था अपने एसआईपी अमाउंट को टॉप अप करने के लिए। और फिफ्थ मिस्टेक से आपको क्या लर्निंग मिली, क्रैश इक्वल टू सेल। जब मार्केट क्रैश होती है तो आपको म्यूचुअल फंड्स में यूनिट सेल पे मिलती हैं, लेकिन क्रैश होते समय ज़्यादातर लोग भग जाते हैं। उसका एक रीज़न ये है। और सच ये भी है दोस्तों कि एक सीरियस इन्वेस्टर्स जैसे कि राकेश झुनझुनवाला जी और वॉरेन बफेट, जब वो लोग भी मार्केट का कभी टॉप और बॉटम नहीं पकड़ पाए, तो हम जैसे आम इन्वेस्टर, हम जैसे सिंपल इन्वेस्टर मार्केट का टॉप बॉटम कैसे पकड़ सकते हैं। टाइमिंग द मार्केट स्किल नहीं, इल्यूजन है। और दोस्तों एक मैं बोनस टिप देना चाहूँगा, अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी में दोस्तों मैंने म्यूचुअल फंड्स के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। जब मैंने पहला म्यूचुअल फंड लिया तो मैंने एक रेगुलर म्यूचुअल फंड लिया डायरेक्ट की जगह। अब आप कहोगे ये रेगुलर और डायरेक्ट में क्या डिफरेंस है, ये दोनों क्या होते हैं, मैं आपको आने वाले जब म्यूचुअल फंड्स के फंडामेंटल समझाऊंगा वहाँ पे आपको समझाऊंगा। अभी के लिए आप इतना समझिए, आपको हमेशा इन्वेस्टमेंट रेगुलर फंड में नहीं करके डायरेक्ट फंड में करना। बहुत सारे, मैं पर्सनली ग्रो ऐप का यूज करता हूँ, उसमें डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स के ऑप्शन आते हैं, आप उनमें इन्वेस्टमेंट करिए, रेगुलर में जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उसका रीज़न ये है कि जो रेगुलर फंड होते हैं उनका एक्सपेंस रेशियो 1% से ज़्यादा होता है। अब आप कहोगे 1% से क्या होता है, जब आपको कंपाउंडिंग वाली क्लास में मैं ये बताऊंगा आपको कि 1% कितना डिफ्रेंशिएट क्रिएट कर सकता है आपके कॉर्पस में। अब आपका क्वेश्चन होगा कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड और रेगुलर म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस है, राइट? बिल्कुल सही क्वेश्चन है। मैं एक आने वाली वीडियो जहाँ पे मैं एसआईपीज़, म्यूचुअल फंड के फंडामेंटल्स एक्सप्लेन करूँगा,
उस वीडियो में मैं इसको कवर करूँगा। अभी के लिए आपको ये समझना है, आपको हमेशा डायरेक्ट वाले म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्टमेंट करना है। कभी भी रेगुलर म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट नहीं करना। मैं पर्सनली ग्रो ऐप का यूज़ करता हूँ, उसमें आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आता है, आप वो ऐप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर आपके कोई क्वेश्चन होंगे प्लीज़ कमेंट, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा। और बिलीव मी दोस्तों, 1% का एक्स्ट्रा रिटर्न 10 से 15 सालों में ह्यूज डिफरेंस क्रिएट करता है। तो ये थी मेरी 5 मिस्टेक। फर्स्ट मिस्टेक, कैश फ्लो का पता नहीं था, इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी। सेकंड मिस्टेक क्या थी, इमरजेंसी फंड के बिना इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी। थर्ड मिस्टेक क्या थी, गलत एसेट एलोकेशन। फोर्थ मिस्टेक क्या थी, पास्ट परफॉर्मेंस के पीछे भागना। और फिफ्थ मिस्टेक, मार्केट गिरते मार्केट में एसआईपी क्लोज कर देना। बोनस मिस्टेक क्या बताई, कभी भी आपको रेगुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना, हमेशा डायरेक्ट में करना। मैं हूं नवनीत, एक आईटी प्रोफेशनल और 9 to 5 इन्वेस्टर। आप देख रहे थे स्मार्ट मैट्रिक्स। अगर आप बिगिनर हो तो प्लीज़ ये 5 मिस्टेक्स अवॉइड करना। आप बिलीव करिए, 10 से 15 सालों में कई लाख रुपए बचेंगे आप। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे स्मार्ट, स्टे इन्वेस्टेड।